टॉपिक हमारा डिस्कशन चल रहा है टेंसेस के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे थे, तो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं पहले। पहले की क्या ओके। अब देखो जो हमने टॉपिक पढ़ लिए हैं, एक बार आप कमेंट करके बताओ कि आपको आवाज वगैरह ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है। आप एक बार कमेंट करके बताओ कि आपको आवाज वगैरह ठीक से आ रही है या नहीं आ रही है। जो टॉपिक हमारा चल रहा है टेंसेस प्लस हमारा टॉपिक चल रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। साथ में आपको होमवर्क दिया था कि साथ में आपका होमवर्क था। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग मनीषा, फरीद खान, शौकीन, जसविंदर सिंह, शालिनी, अजीत सिंह, एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। ओके चलो देखो, अब जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, हमने जो जो टॉपिक पढ़ लिए हैं वो हमने पढ़ लिए हेल्पिंग वर्ब्स। देखो हमने ये पढ़ लिया था कि हेल्पिंग वर्ब कितने 27 है। प्रेपोजिशन क्या काम करते हैं, किसी भी चीज की पोजीशन को बताते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। डब्ल्यू क्या काम करते हैं, डब्ल्यू क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, हमने पढ़ा था व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, होम, विच, व्हाई एंड हाउ। कंजंक्शंस क्या करते हैं, सेंटेंस को जोड़ते हैं, हमने पढ़ा था एंड, और, बट, बिकॉज, सो, देयरफॉर, इफ, व्हाइल, अदरवाइज। ये सब बातें हमने पढ़ ली थी। आज थर्ड क्लास है, ठीक है ना। आज थर्ड ही फोर्थ क्लास है आज हमारी। तो फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था इंग्लिश भाषा में 27 हेल्पिंग वर्ब है, प्रेपोजिशंस हैं, कंजंक्शंस हैं, डब्ल्यू है। आई होप जिन्होंने सारी क्लासेस लगाई हैं इसमें कोई डाउट नहीं होगा। क्लियर है सबको? गिव यस और नो। आज फोर्थ क्लास है प्रताप, आज हमारी, नमस्ते प्रताप, आज फोर्थ क्लास है हमारी। आप मुझे कमेंट करके बताओ जिन्होंने सारी क्लासेस लगाई हैं, ये बात आपको क्लियर होगी। 27 हेल्पिंग वर्ब है, प्रेपोजिशंस है, डब्ल्यू है, कंजंक्शंस है। इसमें कोई डाउट किसी को? ओके नीलम, अभी आवाज ठीक हो जाएगी आपकी। देखो आगे क्या है, हमने पढ़ा था वर्बल क्या होता है और नॉन वर्बल क्या होता है। आगे हमने क्या पढ़ा था, वर्बल का क्या मतलब है और नॉन वर्बल का क्या मतलब है। वर्बल का मतलब होता है जिसमें एक्शन दिखे, जिसमें क्या है एक्शन दिखे, उसको क्या बोलते हैं, वर्बल बोलते हैं। ये हमने आगे क्या पढ़ा था, वर्बल का क्या मतलब है जिसमें एक्शन हो, और नॉन वर्बल क्या होता है जिसमें एक्शन ना हो, वो होता है नॉन वर्बल। जैसे यहां पे आप देख सकते हो, हमने पढ़ा था वर्बल का क्या मतलब है जिसमें एक्शन दिखता है, ठीक है ना। और नॉन वर्बल का मतलब होता है जिसमें कोई एक्शन नहीं होता। फिर हमने पढ़ा था प्रोग्रेसिव, अगर काम चल रहा है तो उसको प्रोग्रेसिव बोलते हैं, काम खत्म हो गया तो फिनिश्ड बोलते हैं, कोई काम बार बार होता है तो वो रूटीन होता है, कोई काम जरूरी या मजबूरी में होता है तो कंपल्शन होता है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट है? 27 हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डब्ल्यू, वर्बल, नॉन वर्बल, प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन, ये बातें हमने पढ़ ली थी। ये बातें सारी की सारी हमने स्टडी कर ली हैं और इसमें मेरे ख्याल से कोई भी डाउट नहीं होगा। आप कमेंट करके बताओ यहां तक कोई डाउट है तो। जिन्होंने क्लास लगाई है आप कमेंट करके बताओ, यहां तक आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो कमेंट करके बताओ। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और आज हम थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। आज अपन क्या करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस भी करेंगे। देखो थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। देखो ये 27 हेल्पिंग आपके सामने लिखे हैं, आप पढ़ के देखो, 1 मिनट लगेगा।
इंग्लिश लैंग्वेज में 27 हेल्पिंग वर्ब है, फटाफट देखते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीन, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू और नीड टू, ऑट टू। ये 27 हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है? 27 हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद हमने पढ़ा था, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो आपके सामने लिखे हैं, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें क्या है आप देख सकते हो, एम क्या हेल्पिंग वर्ब है, ही इज माई फ्रेंड, इज क्या हेल्पिंग वर्ब है, वी शुड लर्न इंग्लिश, शुड हेल्पिंग वर्ब है, वी हैव डन आवर वर्क, दे वर इन द गार्डन, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, डू हेल्पिंग वर्ब है, आई वुड लव टू हेल्प यू, वुड हेल्पिंग वर्ब है, इट मे रेन टुडे, मे हेल्पिंग वर्ब है। यहां पर देखते हैं, I could solve the sums, could helping verb है, I dare to go there, dare to helping verb है, I used to play cricket, used to helping verb है, I am fed up with mathematics, am helping verb है, will go there, will, he might, I do go to temple daily, do helping verb है, you can play piano, can helping verb है, it was nice meeting you, was helping verb है। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ किसी को। इसके बाद जो हमने पढ़ा था वो था प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस क्या काम करते हैं? किसी भी चीज की पोजीशन को बताते हैं। प्रेपोजिशंस क्या करते हैं? किसी भी चीज की पोजीशन बताते हैं। जैसे आप देख सकते हो, कोई चीज अगर नीचे है तो क्या बोलते हैं? उसको अंडर बोलते हैं। नीचे तो क्या बोलेंगे? अंडर। दो के बीच में तो क्या बोलते हैं? बिटवीन। कोई चीज बाहर है तो क्या लिखते हैं? आउट, या और पास है तो क्लोज टू। अंदर है तो क्या बोलते हैं? इन, इनसाइड। सिर के ऊपर तो बोलते हैं अबव। पीछे तो बिहाइंड। ऑन का मतलब ऊपर टच कर रहा है। इन फ्रंट ऑफ, सामने। कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है तो बताओ। कोई डाउट है तो बताओ। देखो, अंडर का मतलब नीचे, दो के बीच में है तो बिटवीन है। आउट का मतलब बाहर, क्लोज टू, पास में। इन, इनसाइड, अंदर। अबव का मतलब सिर के ऊपर। बिहाइंड पीछे। ऑन ऊपर टच कर रहा है। इन फ्रंट ऑफ, सामने। हाँ जी, यहां तक कोई डाउट? गिव मी अ कमेंट, यस और नो। चले आगे। इसके बाद देखो हमने क्या पढ़ा था। ये कार है। देखो आप सोचो, अगर मान लो कि अंदर कोई पर्सन बैठा हुआ है, मान लेते हैं अंदर कोई पर्सन है, तो आप क्या लिखोगे? इन। अगर कोई अंदर बैठा हुआ है तो क्या है? इन है। कोई मान लो ग्लास ऊपर पड़ा हुआ है तो ऑन है। कोई गाड़ी के सामने है तो अपन क्या बोलेंगे? इन फ्रंट ऑफ। कोई पीछे तो क्या बोलेंगे? बिहाइंड। कोई अगर बाहर से अंदर आता है तो क्या लिखते हैं? इनटू। कोई अगर अंदर से बाहर जाएगा तो क्या लिखेंगे? आउट ऑफ। कोई अगर नीचे है तो क्या लिखेंगे? अंडर। क्या लिखेंगे? अंडर। ऑल क्लियर? थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। दोबारा देखते हैं। अगर कोई अंदर है तो इन है, बाहर से अंदर आएगा तो इनटू है, ऊपर टच कर रहा है तो ऑन है, सामने तो इन फ्रंट ऑफ है, पीछे तो बिहाइंड है, बाहर, अंदर से बाहर है तो आउट ऑफ है, नीचे है तो अंडर है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। हाँ देखो, आगे चलते हैं। अक्रॉस का मतलब होता है उस पार। अगर कोई चीज दो लोगों के बीच में है तो क्या लिखते हैं? बिटवीन। कोई चीज दो लोगों के बीच में तो क्या लिखते हैं? बिटवीन। कोई चीज ज्यादा लोगों के बीच में तो क्या लिखते हैं? अमंग। ठीक है, थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे अभी। कोई चीज दो लोगों के बीच में तो क्या? बिटवीन है। ज्यादा लोगों के बीच में तो क्या बोलते हैं? अमंग बोलते हैं। देखो, ये कोई बूढ़ा आदमी है, इसको चलने की लाठी चाहिए, बिना लाठी के ये चल नहीं पाता। जिसकी मदद से हम चलते हैं वो विद होता है, उसके बिना क्या होता है? विदाउट होता है। ठीक है ना? जिसकी मदद से हम कोई काम कर रहे हैं वो विद है, और उसके बिना क्या होगा? विदाउट। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। ड्यूरिंग का क्या मतलब है? के दौरान। जैसे ड्यूरिंग द मैच, यानी कि मैच के दौरान। ड्यूरिंग द वॉर, वॉर के दौरान। फॉर का मतलब के लिए, जैसे फॉर इंडिया, यानी कि भारत के लिए। फॉर माई फादर, मेरे पिता के लिए। फॉर माई ब्रदर, मेरे भाई के लिए। पीडीएफ आपको मिल चुकी होगी वन वर्ड की भी। अगर ये नहीं है आपके पास, दोनों पीडीएफ आ गई हैं, वन वर्ड की भी, ये भी, तो आप बड़े इजीली इसको रिवाइज कर सकते हो।
ठीक है ना, बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हो। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, जैसे आफ्टर मंडे यानी कि मंडे के बाद, आफ्टर 8 o'clock 8 बजे के बाद, आफ्टर 2018 के बाद। दीपक यार मैं तो जोर की बोल रहा हूं भाई, ठीक है ना। 4 का मतलब के लिए, आफ्टर का मतलब के बाद, बिफोर का मतलब के पहले, बिफोर मंडे यानी कि मंडे से पहले, बिफोर 8 o'clock 8 बजे से पहले, बिफोर सनसेट सनसेट से पहले। ओके आगे देखते हैं। देखो अगर आप कहीं पे जा रहे हो, जाने के लिए क्या है टू। अगर आप कहीं पे जा रहे हो या कुछ दे रहे हो, देखो कहीं जाने के लिए या किसी को कुछ देने के लिए टू है इंग्लिश में। मान लो आप दिल्ली जा रहे हो तो क्या लिखोगे, टू दिल्ली। आप मुंबई जा रहे हो तो टू मुंबई। आपने राम को कुछ दिया, टू राम। आपने शाम को कुछ दिया, टू शाम। तो जाने के लिए या देने के लिए टू, आने के लिए या लेने के लिए फ्रॉम। जैसे आप दिल्ली से आ रहे हो तो क्या लिखोगे, फ्रॉम दिल्ली। आप मुंबई से आ रहे हो तो क्या लिखोगे, फ्रॉम मुंबई। आपने सन से हमें रोशनी मिलती है तो क्या लिखोगे, फ्रॉम सन। पृथ्वी से हमें कुछ मिलता है तो क्या लिखोगे, फ्रॉम अर्थ। तो इंग्लिश में जाने या देने के लिए टू होता है, आने या लेने के लिए फ्रॉम होता है। अगर हम किसी की तरफ बढ़ रहे हैं तो टूवर्ड्स होता है। तो टू जाने के लिए, देने के लिए, फ्रॉम आने के लिए, लेने के लिए, टूवर्ड्स की तरफ। क्लियर, कोई बात नहीं जोया। टू जैसे टूवर्ड्स दिल्ली यानी कि दिल्ली की तरफ, टूवर्ड्स मुंबई यानी कि मुंबई की तरफ। अब देखो आगे चलते हैं। देखो यहां पर एक टीचर देख सकते हो आप, बच्चों को पढ़ा रहा है इंडिया के बारे में, ठीक है ना। टीचर क्या कर रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है इंडिया के बारे में। तो देखो जो काम करने वाला होता है उसको बाय लिखते हैं इंग्लिश में। क्या लिखोगे, बाय टीचर अबाउट इंडिया। क्या लिखोगे, बाय टीचर अबाउट इंडिया। तो ये बाय टीचर किसके बारे में, इंडिया के बारे में, अबाउट इंडिया। ये सारा प्रेपोजिशन चल रहा है। जोया ये पेज नंबर देख लो बुक का क्या है। ये लगभग 10 एक पेज कर लिए हमने। देख लेते कौन से पेज पे हम। देखो अराउंड का मतलब क्या होता है, आसपास एक घर है, घर के चारों तरफ के पेड़ लगे हुए हैं, तो चारों तरफ को क्या बोलते हैं, अराउंड। अराउंड का क्या मतलब होता है, आसपास। और नियर, थोड़ा सा लाइट दिखेगा शायद आपको, नियर का मतलब होता है पास। जो यार 10-15 पेज छोड़ दो, उसके आगे आ जाओ, ठीक है ना। अराउंड का मतलब क्या होता है, आसपास, और नियर का मतलब होता है पास। देखो ये लड़का और लड़की क्या कर रहे हैं, समुद्र के साथ साथ चल रहे हैं। गुड इवनिंग सुनीता। ये लड़का लड़की क्या कर रहे हैं, समुद्र के साथ साथ चल रहे हैं। ये क्या होता है, अलोंग। अलोंग का मतलब होता है साथ साथ चलना। ओके, अलोंग का मतलब क्या होता है, साथ साथ चलना। अगेंस्ट का मतलब होता है खिलाफ। अगेंस्ट का क्या मतलब है, खिलाफ। जैसे एक दूसरे के खिलाफ है तो ये अगेंस्ट है, ठीक है। आगे देखो ये क्या दिख रहा है, गाड़ी का टायर दिख रहा है। देखो बड़ी चीज के छोटे हिस्से को ऑफ से लिखते हैं इंग्लिश में, ओ एफ। हाँ अभी कर रहे हैं स्पीड पे, अभी नया भी करेंगे आज। बड़ी चीज के छोटे हिस्से को ऑफ से लिखा जाता है। जैसे टायर ऑफ कार, गाड़ी का टायर। रूम ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का कमरा। ऐसे पीपल ऑफ इंडिया, यहां पे ऑफ है, मिसप्रिंटिंग है। पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। तो अभी अपन ने क्या पढ़ लिया, 27 हेल्पिंग आपने रिवाइज कर ली है, जैसे कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीइंग, बीन, विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, डेयर टू, नीड टू, और टू। आपने ये पढ़ लिया प्रेपोजिशंस क्या काम करते हैं, पोजीशंस बताते हैं। जैसे अंदर है तो इन, नीचे है तो अंडर, ऊपर टच कर रहा है तो ऑन, सामने है तो इन फ्रंट ऑफ, पीछे है तो बिहाइंड, आर पार है तो थ्रू, बाहर से अंदर आएगा तो इनटू, अंदर से बाहर जाएगा तो आउट ऑफ, दो के लिए बिटवीन, ज्यादा के लिए अमंग, और जो काम करने वाला है बाय है, जिसके बारे में बात हो रही है वो अबाउट है। आसपास को क्या बोलते हैं, अराउंड बोलते हैं। पास को क्या बोलते हैं, नियर बोलते हैं। ये सब हमने पढ़ लिया है। ऑफ का मतलब का के की, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, अराउंड का मतलब आसपास, अलोंग का मतलब साथ साथ, नियर का मतलब पास, फोर का मतलब के लिए, आफ्टर का मतलब के बाद, बिफोर का मतलब के पहले, टू जाने के लिए, देने के लिए, फ्रॉम आने के लिए, लेने के लिए, टूवर्ड्स का मतलब किसी की तरफ बढ़ने के लिए। तो यहां तक मेरे ख्याल से सारा क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट था डब्ल्यू शमली। देखो डब्ल्यू शमली का क्या काम है, क्वेश्चंस पूछने में काम करती है। इसमें 9 वर्ड्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे, ये सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, विच, व्हाई, हाउ, यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, विच, व्हाई, हाउ। इसके बाद देखते हैं हमारा क्या पॉइंट, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं डब्ल्यू शमली के, आप पढ़ के देखो। व्हाट इज योर नेम, तो इसमें व्हाट क्या डब्ल्यू शमली है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर के डब्ल्यू शमली है। व्हाट हैव यू डन, हाउ डिड यू गेट देयर, हुज पेन इज दिस, व्हाई आर यू नॉट कमिंग, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, व्हेन डिड यू रीच देयर, whom did you teach। तो ये जो रेड में दिख रहा है आपको, ये डब्ल्यू शमली के क्या एग्जांपल्स हैं। ये क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछने में आपकी हेल्प करते हैं। हाँ, डाई इन एक्सीडेंट आएगा और डाई ऑफ डिजीज होता है, पर वो बाद की बातें पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। डब्ल्यू शमली पढ़ लिया हमने। इसके बाद हमने पढ़ा था कंजंक्शंस। देखो कंजंक्शंस क्या करते हैं, सेंटेंसेस को जोड़ने का काम करते हैं। कंजंक्शंस क्या करते हैं, वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे वैसे तो हम 60 कंजंक्शंस पढ़ते हैं इंग्लिश में, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपने थोड़े से ही पढ़ने हैं, जैसे कि एंड, और, बट, बिकॉज, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एंड, और, बट, बिकॉज, सो, देयरफॉर, इफ, ये सबके सब क्या है, कंजंक्शंस के एग्जांपल हैं। और जो आपको पहला काम बताया था न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, जिन्होंने क्लास रेगुलर से लगाई है और प्रॉपर तरीके से करेंगे, आपको पहली चीज ये बताई थी कि आपने क्या करने हैं, हेल्पिंग वर्ब सर्कल करने हैं, प्रेपोजिशन सर्कल करने हैं, डब्ल्यू शमली और कंजंक्शन सर्कल करने हैं। ये अपना पहला काम था। अब देखो आगे चलते हैं। देखो इसके बाद हमने क्या किया था, हमारी इमेजिनेशन क्या है। देखो जो भी हम अपने मन में सोचते हैं वो हमारी इमेजिनेशन है, ठीक है ना। अब देखो जो आप अपने मन में सोचते हो वो आपकी इमेजिनेशन है। इसे लड़का देखो कुछ ड्राइंग्स अगर बना रहा है तो ये इमेजिनेशन है, ठीक है ना। जो भी हमने मन में सोचते हैं वो क्या है, हमारी इमेजिनेशन है, हमारी कल्पना है। तो हमने ये पढ़ा था कि हमने अपनी इमेजिनेशन को 2 तरह से कैटेगराइज किया था, वर्बल और नॉन वर्बल। 2 तरह से किया था, वर्बल और नॉन वर्बल। अगर किसी जो आपके मन में कोई पिक्चर है उसमें अगर कोई क्रिया दिखे, एक्शन दिखे तो वर्बल है, एक्शन नहीं है तो नॉन वर्बल है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अभी लड़की गाना गा रही है, बताओ ये वर्बल है कि नॉन वर्बल है, बताओ भाई। ये लड़की गाना गा रही है, बताओ वर्बल है या नॉन वर्बल है। बताओ ये लड़की गाना गा रही है, वर्बल है या नॉन वर्बल है। इसी तरह से बताओ ये लड़का तैर रहा है, बताओ वर्बल है कि नॉन वर्बल है। ये लड़का तैरता हुआ दिख रहा है आपको, बताओ वर्बल है या नॉन वर्बल है, ठीक है ना। इसी तरह से बताओ बादल क्या कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं, बताओ वर्बल है या नॉन वर्बल है। बताओ भाई बादल बारिश कर रहे हैं, वर्बल है या नॉन वर्बल है। और लड़की खाना बना रही है, बताओ वर्बल है या नॉन वर्बल है। चारों पिक्चर वर्बल है, लड़की खाना बना रही है भी वर्बल है, बादल बारिश कर रहे हैं वर्बल है, लड़का तैर रहा है वर्बल है, और लड़की गाना गा रही है वर्बल है। चारों चीजें क्या है, वर्बल है। तो वर्बल क्या होता है, जिसमें एक्शन दिखे। नॉन वर्बल क्या होता है, जिसमें कोई, जिस पिक्चर में कोई क्रिया नहीं है, जिसमें कोई एक्शन नहीं है, वो नॉन वर्बल होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये लड़की बहुत सुंदर है लेकिन कोई काम नहीं कर रही, इस पिक्चर में कुछ करती नहीं दिख रही, तो ये क्या, नॉन वर्बल है। इंडिया क्या है, बहुत बड़ा देश है लेकिन इस पिक्चर में इंडिया कोई क्रिया नहीं है, इस पिक्चर में कोई एक्शन नहीं दिख रहा हमें, तो ये क्या है, नॉन वर्बल है। तो वर्बल का मतलब जिसमें क्रिया दिखे, एक्शन दिखे। नॉन वर्बल जिसमें क्रिया ना दिखे, जिसमें एक्शन ना दिखे, वो क्या होता है, नॉन वर्बल होता है। इसी तरह से ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों क्या है, दोस्त हैं, ठीक है ना। मतलब तो राम और श्याम क्या दोस्त हैं, लेकिन ये दोनों क्या है, हमें भी काम नहीं करता दिख रहे, तो ये पिक्चर क्या, नॉन वर्बल है। तो वर्बल का मतलब जिसमें क्रिया दिखे और नॉन वर्बल का मतलब जिसमें क्रिया ना दिखे। आई होप यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को डाउट है तो एक बार आप कमेंट करके बताओ डाउट है या नहीं है। प्लीज गिव मी कमेंट एंड प्लीज बी फास्ट। प्लीज बी फास्ट। वर्बल या नॉन वर्बल। वर्बल का मतलब जिसमें एक्शन दिखे, नॉन वर्बल जिसमें एक्शन ना दिखे। 27 हेल्पिंग वर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, डब्ल्यू असेंबली। गिव मी योर कमेंट इफ यू आर ओके विद द थिंग्स। जो अभी तक पढ़ा है अगर वो क्लियर है तो से ओके, मीन्स आगे चलेंगे। फिर कोई डाउट किसी को?
अब देखो हमने वर्बल को आगे कैटेगराइज कर दिया 7 तरह से, ठीक है ना। वर्बल को हमने आगे कैटेगराइज किया था कल 7 तरह से। ठीक है ना। कौन कौन से थे? प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, मोडाल। दोबारा पढ़ते हैं। वर्बल को हमने कैटेगराइज किया था 7 तरह से। प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, मोडाल। दोबारा देखते हैं। वर्बल को हमने 7 तरह से कैटेगराइज किया था। प्रोग्रेसिव, फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड मोडाल। ये 7 तरह से हमने कैटेगराइज किया था। प्रोग्रेसिव, अब देखो इसको आगे ले जाने से पहले देखो ये लिखा हुआ है प्रोग्रेसिव का मतलब है काम चल रहा है। जब हमें काम चलता हुआ दिख रहा है तो वो क्या होता है? प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है ना। अगर कोई काम खत्म है तो क्या बोलेंगे? फिनिश्ड। जैसे टीचर पढ़ा रहे, मैं पढ़ा रहा हूं तो ये प्रोग्रेसिव है, और मतलब मैं पढ़ा के चला गया, ये फिनिश्ड हो गया। कोई काम बार बार रिपीट होता है तो रूटीन, और कोई कंपल्सन में काम है, जरूरी है, मजबूरी है, वो क्या होता है? कंपल्शन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ये लड़की गाना गा रही है, बताओ ये वर्बल है कि नॉन वर्बल है? थोड़ा सा समझने पे ध्यान दो सुदेश, कोई बात नहीं सुदेश, बी पॉजिटिव, थोड़ा सा समझने पे ध्यान दो तो ज्यादा अच्छा लगेगा। डो नॉट माइंड। अब देखो लड़की गाना गा रही है, बताओ वर्बल है कि नॉन वर्बल है? ठीक है ना। इसकी सेटिंग्स मुझे मालूम नहीं एक्चुअली, थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लो, लेकिन आपको देखो समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो लड़की गाना गा रही है, बताओ वर्बल है कि नॉन वर्बल है? वर्बल है। और ये काम चल रहा है तो बताओ ये प्रोग्रेसिव है, फिनिश्ड है, कंपल्शन है, रूटीन है? बताओ। ब्राइटनेस कम तो करनी नहीं आती ना मुझे, पता नहीं कहां से आएगी ब्राइटनेस कम, ट्राई कर सकते हैं। ओके चेक। पता है क्या, मैं अभी इसके चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता, और देर लग जाएगी, हमारे को टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब देखो ये लड़की गाना गा रही है, वर्बल है, और ये काम चल रहा है तो ये क्या है? प्रोग्रेसिव है, ठीक है ना। ये क्या है? प्रोग्रेसिव है। अब देखो ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, बताओ वर्बल है कि नॉन वर्बल है? ये लड़का फुटबॉल खेलता दिख रहा है आपको, बताओ वर्बल है कि नॉन वर्बल है? ठीक है ना। अगर लड़का फुटबॉल खेलता दिख रहा है तो ये क्या है? प्रोग्रेसिव है, काम चल रहा है। अब देखो फिनिश्ड का मतलब होगा काम खत्म हो गया। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये टीचर है मान लो, और ये बच्चों को पढ़ाकर, ये बच्चे बैठे हुए क्लास के अंदर, ये बाहर आ गया है, तो ये क्या है? फिनिश्ड है। तो इस पिक्चर में क्या दिख रहा है हमें कि टीचर क्या है? बच्चों को पढ़ाकर बाहर आ गया, तो ये क्या है? फिनिश्ड है। तो प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जब काम चल रहा है, फिनिश्ड का मतलब होता है देखो टीचर बच्चों को पढ़ा के बाहर आ गया, बच्चे अंदर बैठे हैं, तो ये काम खत्म हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? फिनिश्ड। क्या बोलेंगे? फिनिश्ड। ओके। अब देखो आगे देखते हैं। रूटीन का मतलब होता है किसी काम का रिपीट होना, बार बार होना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, मान लेते हैं कोई टीचर है, ये डेली बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है ना। ये क्या है? टीचर है, और ये क्या करता है? डेली बच्चों को पढ़ाता है। तो पिक्चर तो वर्बल है, लेकिन ये काम हमें बार बार होने का काम दिख रहा है यहाँ पे, तो ये क्या? रूटीन है, ठीक है। ये क्या? रूटीन है। और कंपल्शन का मतलब क्या होता है? जब जरूरी और मजबूरी हो, जब हमें ऐसा दिखे कि काम करने वाले को काम करना जरूरी है, मजबूरी है, उसे करना पड़ता है या करना है, ऐसा भाव है, उसको क्या बोलते हैं? कंपल्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये लड़का है, इसको गाड़ी साफ करनी पड़ती है, ठीक है ना। अब लड़के को क्या है? गाड़ी साफ करनी पड़ती है, तो जो फीलिंग आ रही है वो क्या है? कंपल्शन की फीलिंग है। वो क्या है? कंपल्शन की फीलिंग है। तो अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया। अब मैं आपसे कुछ पूछता हूं, अब बताओ प्रोग्रेसिव क्या होता है? बताओ भाई, व्हाट इज प्रोग्रेसिव? बताओ। पहला मेरा क्वेश्चन है प्रोग्रेसिव क्या होता है, कमेंट करो फटाफट। दूसरा मेरा क्वेश्चन है फिनिश्ड क्या होता है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कंपल्शन क्या होता है, और चौथा क्या? रूटीन क्या होता है। 2 मिनट लगेंगे आपके, फटाफट कमेंट करके बताओ। प्रोग्रेसिव क्या होता है आप कमेंट करके बताओ। फिनिश्ड क्या होता है कमेंट करके बताओ। कंपल्शन क्या होता है कमेंट करके बताओ। रूटीन क्या होता है कमेंट करके बताओ। लिख दो प्रोग्रेसिव यानी कि काम चल रहा है, ऐसी फिनिश्ड, कंपल्शन, रूटीन। ओके। अब देखो आगे चलते हैं। अब मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं। करो करो करो, वेरी गुड।
अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है, फिनिश्ड का मतलब क्या है, कंपल्शन का मतलब क्या है। अब देखो एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब हमें आगे बढ़ने से पहले क्या पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्रिया के 6 फॉर्म होते हैं। देखो नेक्स्ट जो हमें पॉइंट पता होना चाहिए वो ये है कि, ठीक है ना। अब देखो अब हमारा अगला काम क्या है, देखो हमें ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश भाषा में क्रिया के 6 फॉर्म है। देखो आप बुक्स पढ़ोगे, यूट्यूब चैनल देखते हो तो आपको कहीं पे 3 मिलेंगे, कहीं पे 5 मिलेंगे, लेकिन मेरी जो एक्सपीरियंस है तो मैंने 6 फॉर्म बना दिए हैं क्रिया के, ठीक है ना। कई सारे टीचर आपको बोलेंगे 6 नहीं होते, 3 होते हैं, 5 होते हैं, हर एक टीचर बढ़िया है, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। तो मैं आपको 6 फॉर्म पढ़ाऊंगा जिससे क्या है अपने हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, सिक्स्थ फॉर्म, 6 फॉर्म है क्रिया के, ठीक है ना। जैसे अब देखो खेलना तो अपन क्या लेंगे, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले, ये 6 फॉर्म हो गए, ठीक है ना। दीपक कुमार इंपेरेटिव दुआ व दुआ नहीं होता, वो ऑप्टेटिव होता है, कोई बात नहीं। अब देखो और देखो आपके स्पेलिंग मिस्टेक काफी है, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूं, काफी स्टूडेंट के कई सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, ठीक है ना। अब देखो खेलने की क्या है, प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्ले, स्पेलिंग मिस्टेक पे काम करेंगे, ठीक है ना। जाना, गो, वेंट, गोन, गोइंग, गोज, टू गो, 6 फॉर्म हो गए। किसी भी क्रिया को 6 तरह से लिखते हैं इंग्लिश में। खाना, ईट, एट, इटन, ईटिंग, ईट्स, टू ईट। सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लीपिंग, स्लीप्स, टू स्लीप। हाँ देखो दीपक मैंने तो कहा ही था, मैं आपको 6 के 6 फॉर्म यूज करवाऊंगा, चिंता ना करो, ठीक है ना। तो 6 फॉर्म है। अगली बात आपने क्या ध्यान रखनी है कि देखो 6 फॉर्म है ना, हर एक फॉर्म के अपने हेल्पिंग वर्ब होते हैं। जैसे हर ताले की चाबी है ना, ऐसी हर एक क्रिया का अपना हेल्पिंग वर्ब है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है कि हर एक क्रिया के अपने अपने हेल्पिंग वर्ब है। जैसे फर्स्ट फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब डू होता है, सेकंड का डिड होता है, थर्ड का हैज हैव, हैड, विल हैव, फोर्थ का इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, फिफ्थ का डज, सिक्स्थ का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता, ठीक है ना। दोबारा देखते हैं क्रिया के फॉर्म कितने हैं, 6, और हर फॉर्म का अपना अपना हेल्पिंग वर्ब है। पहले का हेल्पिंग वर्ब डू होता है, दूसरे का डिड, तीसरे का हैज हैव, हैड, विल हैव, फोर्थ का इज, एम, आर, वाज और विल बी, फिफ्थ का डज, सिक्स्थ का कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। यहां तक कोई डाउट? कोई बात नहीं यार, आपने 5 पढ़े हैं, मैंने तो कहा ही नहीं, मैंने तो कहा ही नहीं कि आपने नहीं पढ़े, मैं तो कह रहा हूं आपने पढ़े होंगे, 5 पढ़े होंगे, 3 भी पढ़े होंगे, पर देखो मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरी बात मानो, सीधी सी बात है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें थोड़ा बुरा भी लग सकता है आपको, आपकी थोड़ा लगता है आपको भी ऐसे कैसे माने, पर देखो भाई हर एक का तरीका होता है पढ़ाने का। तो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मेरे से सीखना है तो आपको मेरे साथ एक होना पड़ेगा ना, तभी हमारी टीम बनेगी और गोल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपने 6 फॉर्म याद रखनी है। आपने आज तक 5 पढ़े होंगे, 3 पढ़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अब 6 पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखो फर्स्ट की हेल्पिंग ऑफ डू होती है, सेकंड की डिड होती है, थर्ड की हैज हैव, हैड, विल हैव होती है, फोर्थ की इज, एम, आर, वाज और विल बी होती है, फिफ्थ की डज होती है, सिक्स्थ की कोई हेल्पिंग ऑफ नहीं होती। दूसरी बात देखो, आप होमवर्क करोगे तो रिजल्ट निकलेगा, गारंटी भी ले सकता हूं, वैसे तो गारंटी नाम की चीज नहीं होती कोई भी। हाँ इंप्रूवमेंट तो आपको पक्का आएगी, और जो ईमानदारी से काम करेगा ना, तो अगर ये बात तो पक्की है, अगर देखो फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट की गारंटी नहीं है, फॉलो करोगे तो चांसेस होते हैं कि आपका पेपर क्लियर होगा। अब तक बहुत बच्चे लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो अब यहां तक हमने पढ़ लिया, अब आपने पहली बात क्या ध्यान रखनी है, अब बताओ प्रोग्रेसिव क्या होता है, बताओ कमेंट करके बताओ फटाफट, प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव क्या होता है बताओ भाई। स्पीड चाहिए, स्पीड, स्पीड चाहिए, स्पीड। प्रोग्रेसिव क्या होता है? थैंक यू दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बताओ भाई प्रोग्रेसिव क्या होता है? प्रोग्रेसिव काम चल रहा है, काम जब चल रहा है, जैसे मैं गाना गा रहा हूं तो ये क्या प्रोग्रेसिव है, मैं डांस कर रहा हूं ये क्या प्रोग्रेसिव है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये क्या प्रोग्रेसिव है, विराट कोहली खेल रहा है तो क्या प्रोग्रेसिव है, अमिताभ बच्चन प्रोग्राम को होस्ट कर रहा है ये क्या प्रोग्रेसिव है, ठीक है ना। हम सब अभी सीख रहे हैं ये क्या प्रोग्रेसिव है। तो वेन एवर वी सी समथिंग इज गोइंग ऑन, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव इन इंग्लिश।
अब ग्रामर ये कहती है कि जब काम चल रहा हो ना तो आपने फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है। कौन सी फॉर्म का? फोर्थ फॉर्म का। दोबारा बोलो मेरे साथ, कौन सी फॉर्म का? फोर्थ फॉर्म का। कब इस्तेमाल करोगे? जब काम चल रहा है। जब टीचर पढ़ा रहा है तो क्या लिखोगे? टीचिंग। जब मैं सो रहा हूं तो क्या लिखोगे? स्लीपिंग। जब कोई गाना गा रहा है लिखोगे सिंगिंग। जब कोई पढ़ रहा है तो क्या लिखोगे? रीडिंग। जब कोई खेल रहा है लिखोगे प्लेइंग। तो यही कब लिखेगा? जब काम चल रहा है। तो यही देखो, लड़की गाना गा रही है तो प्रोग्रेसिव है सिंगिंग। क्लियर? अब देखो थोड़ा ऊपर चलते हैं। अब देखो इसके हेल्पिंग वर्ब क्या क्या थे फोर्थ फॉर्म के। जब काम चल रहा होगा तो फोर्थ फॉर्म लगेगी। हेल्पिंग वर्ब क्या? इज, एम, आर, वाज और विल बी। कौन कौन से? इज, एम, आर, वाज और विल बी। फोर्थ के हेल्पिंग वर्ब क्या? इज, एम, आर, वाज और विल बी। अब देखो ये लड़की अभी गाना गा रही है। अगर अभी गाना गा रही है आपकी आंखों के सामने तो क्या लगाओगे? इज, एम, आर साथ में। पहले गा रही थी तो वाज वर लगाओगे। फ्यूचर में गा रही होगी, ये कल गाना गा रही होगी, लिखोगे विल बी लिखोगे। क्या लिखोगे? विल बी लिखोगे। ये बुक का नाम है माई इम्परफेक्ट इंग्लिश। ये मैंने खुद लिखी हुई है, ठीक है ना। अभी इसमें मैं और डाटा ऐड कर रहा हूं। ये मैंने खुद नहीं सारा कुछ बनाया है गूगल की हेल्प से। ये आपको ऐप पे भी डाल रखी है, आप ये डाउनलोड कर लेना, बड़ी यूजफुल मिलेगी आपको ये। मतलब कि इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं है जो समझ ना आए। आप एक बार लेक्चर लगा दोगे ना, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो जब काम चल रहा है तो आईएनजी लगेगा। अगर अभी चल रहा है तो इज, एम, आर है। पहले चल रहा तो वाज वर है। फ्यूचर में चल रहा तो विल बी। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो आई एम टीचिंग। मैं कल पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग। मैं कल पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग। आई थिंक यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो एक और बात समझते हैं। देखो ये लड़का फुटबॉल खेलता दिख रहा है, बताओ वर्बल है कि नॉन वर्बल है? बताओ भाई, ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, बताओ वर्बल है कि नॉन वर्बल है? बताओ भाई, वर्बल है कि नॉन वर्बल है? लड़का फुटबॉल खेल रहा है, वर्बल है कि नॉन वर्बल है? ठीक है ना। ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है तो ये वर्बल है, और ये खेलता दिख रहा है तो काम चल रहा है, प्रोग्रेसिव है। यानी कि ये क्या है? प्रोग्रेसिव, यानी कि आईएनजी लगेगा। जब भी काम चल रहा होगा तो फोर्थ फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? फोर्थ फॉर्म लगेगी। तो आईएनजी को प्लेइंग लिखा हुआ है। अब ये लड़का काफी देर से फुटबॉल खेल रहा है, काफी देर हो गई है। जब कोई काम को चलते को काफी समय दिखे तो आपने क्या लगाना है? हैज हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन लगाना है। क्या लगाना है? अगर अभी कोई काम चल रहा है, काफी समय चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, और अभी भी चल रहा है तो हैज हैव बीन। पहले चल रहा था, काफी समय से चल रहा था, अब नहीं चल रहा, चल रहा था, 4 घंटे से वो सो रही थी तो हैड बीन। फ्यूचर में चल रहा होगा लंबे समय के लिए, विल हैव बीन। इनको क्या बोलते हैं? बड़ी हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? बड़ी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? बड़ी हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो दोनों में फर्क क्या है। देखो यहां पे भी काम चल रहा है, लड़की गाना गा रही है, लेकिन यहां पे अपन ने क्या लगाया? इज, एम, आर, वॉज वर एंड विल बी। क्या लगाया? इज, एम, आर, वॉज वर एंड विल बी। और यहां पर हमने क्या लगाया? हैज हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। तो अगर कोई काम चल रहा है पर टाइम नहीं है तो इज, एम, आर, वॉज और विल बी। काम लंबे समय चल रहा है, हैज हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, कमेंट करके बताओ, यस और नो। हाँ, पीडीएफ का प्रिंट निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। वेरी गुड सतनाम, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत मेहनती है उसका मतलब। ओके, क्लियर हो गया सर ये? अब देखो प्लेइंग, आईएनजी आ गया, हैज हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। कल हमने पढ़ा था सिंस और फोर। देखो जब कोई काम चल रहा है, स्टार्टिंग को बताने के लिए सिंस होता है। देखो यहाँ पे ब्लैक डॉट है तो ब्लैक डॉट के लिए सिंस है, और कितनी देर बीत गई काम के अंदर वो क्या? फोर होता है, ठीक है ना। जब कोई काम चल रहा है उसकी स्टार्टिंग को बताने के लिए सिंस होता है, और लेंथ के लिए क्या होता है? फोर होता है। ओके, बुक को मैं नया एडिशन डाल दूंगा दीपक, कोई बात नहीं।
नया एडिशन मैंने लिख दिया है, मैं डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिनिश्ड में हमने कल पढ़ा था कि सेकंड फॉर्म लगती है और थर्ड फॉर्म लगती है। मेरे क्वेश्चन का जवाब दो, आई हैव कुक्ड फूड, ये सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, बताओ। देखो मैं रिपीट कर देता हूं पूनम, देखो जब कोई काम लंबे समय से चल रहा हो तो आईएनजी लगेगा, अगर अभी चल रहा है तो हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन। जब कोई काम चल रहा है तो स्टार्ट कब हुआ, जब स्टार्ट हुआ तो सिंस है, और कितना समय बीत गया उसके लिए क्या है, 4 है। ठीक है ना, ये कल डिस्कस किया था। और अब एक बात का जवाब दो, आई हैव कुक्ड फूड, ये कुक्ड कौन सी फॉर्म है, बताओ भाई, सेकंड है कि थर्ड है, बताओ भाई। आई हैव कुक्ड फूड, कुक्ड कौन सी फॉर्म है, सेकंड है कि थर्ड है? हाँ, क्योंकि इसके पीछे क्या देखो हेल्पिंग वर्ब पड़ा हुआ है, थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब आता है। थर्ड फॉर्म के पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो तीनों में हेल्पिंग वर्ब पड़ा हुआ है, थर्ड फॉर्म है। अब देखो आगे चलते हैं। अब ये लिखा है आई कुक्ड फूड, राम sang a song, आई डिड नॉट वॉश द क्लोथ्स। अब ये बताओ ये कौन सी फॉर्म है, कुक्ड, sang या डिड नॉट वॉश, ये कौन सी फॉर्म्स है बताओ। ये सेकंड फॉर्म है क्योंकि पीछे हेल्पिंग वर्ब नहीं पड़ा हुआ, और डिड किसकी हेल्पिंग वर्ब है, सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब है, तो सेकंड फॉर्म है। रूटीन आपको पता है कि जब कोई काम बार बार होता है तो वो रूटीन होता है, ये टीचर डेली पढ़ाता है तो ये रूटीन है। ठीक है ना, रूटीन में या तो लगती है फर्स्ट फॉर्म या लगती है फिफ्थ फॉर्म। रूटीन में देखो आपके पास क्रिया कितनी है, टोटल 6 क्रिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ठीक है ना, रूटीन में या तो फर्स्ट फॉर्म लगती है या फिफ्थ फॉर्म लगती है। अब देखो अगर जिसकी काम करने वाले ज्यादा हैं तो फर्स्ट लगेगी, आई यू है तब भी फर्स्ट लगेगी, और अकेला है तो फिफ्थ फॉर्म लगेगी। ठीक है ना, अगर काम करने वाला जो लोग हैं वो ज्यादा है या आई यू है तो फर्स्ट लगेगी, अकेला कोई और पर्सन है तो फिफ्थ फॉर्म लगेगी। क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो कमेंट करके बताओ। कंपल्शन आपको पता ही है, अगर कोई काम जरूरी मजबूरी में होता है तो हैज टू हैव टू लगता है साथ में, हैड टू, विल हैव टू साथ में फर्स्ट फॉर्म। यहां तक कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ। बताओ भाई। देखो इसमें कंपल्शन है, कंपल्शन का मतलब क्या होता है, जब किसी काम को करना जरूरी है, मजबूरी है, उसको बोलते हैं कंपल्शन। फर्स्ट फॉर्म लगेगी, अगर अभी की कंपल्शन है तो हैज टू हैव टू, पहले की थी तो हैड टू, फ्यूचरी कंपल्शन है तो विल हैव टू लगेगा। ठीक है ना, इंपेरेटिव अभी नहीं करते अपन, थोड़ा बहुत आप ये घर से पढ़ लेना, कुछ खास नहीं है। सॉरी, ये भी कुछ नहीं पढ़ना आपने। अब देखो अगला पॉइंट अपने को क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। देखो अगला आपका पॉइंट क्या है, टेंसेज ही कर पाएंगे अपन, वन वर्ड नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टेंसेज थोड़ा सा स्पीड खींच रहे हैं, आज स्पीड पे निकाला है काफी हमने काम। देखो कॉम्बिनेशन का मतलब, जैसे लड़का गाना गा रहा है, बताओ वर्बल है कि नॉन वर्बल है, बताओ भाई। लड़का गाना गा रहा है, ये वर्बल है या नॉन वर्बल है, बताओ।
स्पीड पे बताओ। वर्बल है। अब इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? एक ही क्रिया दिख रही है। जब प्रेपोजिशन करेंगे तो बता देंगे यार। अंडर का मतलब होता है नीचे, इस तरह से कि कवर्ड है, जैसे टेबल के नीचे आप कोई चीज कवर्ड होगी ना, अंडर है। बिलो हाइट की सेंस में आता है, ठीक है। तो वो डिस्कस कर लेंगे प्रेपोजिशन के अंदर। लड़का गाना गा रहा है तो ये क्या वर्बल है, एक ही क्रिया है, तो ये सिंपल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस है। इसमें देखो क्या दिख रहा है आपको, जब एक लड़की वायलिन बजाती दिख रही है तो दूसरी गिटार बजाती दिख रही है, तो ये क्या है, कॉम्बिनेशन है। जब एक ही पिक्चर में डबल क्रिया दिखे उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। जब एक पिक्चर में डबल क्रिया दिखती है उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कल हमने पढ़ा था कि टोटल हम 7 तरह के कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। कितने तरह के? 7 तरह के। 4 पास्ट के, 3 फ्यूचर के। सब कल करवा दिया था, लेकिन आज थोड़ा सा एक फ्लो बना हुआ है और पीडीएफ पे है तो मैं इसलिए रिपीट कर दिया सारा कुछ, ठीक है ना। 4 पास्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, 3 फ्यूचर होते हैं। पास्ट के कॉम्बिनेशन कौन कौन से हैं? आईएनजी, आईएनजी, आईएनजी सेकंड फॉर्म, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। ठीक है ना। अगर 2 काम चलते देखें तो आईएनजी आईएनजी है, एक काम चल रहा है, एक काम खत्म है, तो आईएनजी पास्ट में है। ये पास्ट टेंस कॉम्बिनेशन है ये, यानी कि सारे पिक्चर पास्ट में बनेगी। अगर पहले के समय में 2 काम चल रहे थे तो आईएनजी आईएनजी। पहले के समय में एक चल रहा था, एक खत्म था, आईएनजी सेकंड फॉर्म। पहले के समय में 2 काम खत्म हुए, एक पहले खत्म हुआ, एक बाद में खत्म हुआ, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। पहले के समय में 2 इकट्ठे खत्म हुए, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। जिन्होंने कल क्लास लगाई थी तो उनको पता लग गया होगा कि 4 कॉम्बिनेशन पास्ट के हैं, 3 फ्यूचर के हैं। आईएनजी आईएनजी का मतलब 2 काम चलते दिख रहे हैं, आईएनजी सेकंड फॉर्म, यानी कि एक काम चलता दिख रहा है, एक काम खत्म है। 2 इकट्ठे खत्म दिखे तो सेकंड फॉर्म। अगर 2 खत्म है, उनमें टाइम गैप है, तो जो पहले वाला काम है हेड प्लस फॉर्म, बाद वाला काम क्या है, सेकंड फॉर्म। जैसे देखो, जब ये लड़की गाना गा रही थी, इसकी फ्रेंड गिटार बजा रही थी, फॉर एग्जाम्पल। मैं बोलता हूँ कि जब ये लड़की गाना गा रही थी तो इसकी फ्रेंड क्या है, गिटार बजा रही थी। दोनों ही काम चलते दिख रहे हैं हमारे को। जब ये गाना गा रही थी ये भी चल रहा था, ये गिटार बजा रही थी ये भी चल रहा था, तो दोनों को आईएनजी आईएनजी में लिखा जाएगा। वाज वर आईएनजी, वाज वर आईएनजी। क्लियर है सर? देखो, जब टीचर बच्चों को पढ़ाकर निकली तो बच्चे बात कर रहे थे। जब टीचर पढ़ाकर बाहर निकली तो बच्चे क्या बात कर रहे थे। तो यहां पर क्या है, जो काम खत्म हो गया वो सेकंड फॉर्म है, जो काम चल रहा था वाज वर प्लस आईएनजी है। तो अगर एक काम चल रहा था, उस टाइम पे काम खत्म हुआ, तो जो काम चल रहा था ये वाज वर आईएनजी है, जो काम खत्म हुआ ये सेकंड फॉर्म है। क्लियर? द स्टूडेंट्स वर टॉकिंग व्हेन टीचर वेंट आउट। स्टूडेंट्स बात कर रहे थे जब टीचर गई, तो ये काम चल रहा था, ये काम खत्म हो गया, तो आईएनजी एंड सेकंड फॉर्म। तीसरा है हैड प्लस थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। तो दोनों ही काम खत्म है, लेकिन जो पहले खत्म होगा डीप पास्ट है, जो बाद में खत्म होगा सेकंड फॉर्म है। जैसे देखो, ये टीचर क्या है, टीचर क्या लिखा है, टीचर 9 बजे क्लास में गई थी, तो टीचर 9 बजे क्लास में आ गई, और स्टूडेंट 10 बजे क्लास में आई, तो दोनों ही काम खत्म है। तो जो काम पहले खत्म हुआ इसको डीप पास्ट बोलते हैं, जो काम बाद में खत्म हुआ इसको पास्ट बोलते हैं। तो जो डीप पास्ट है वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म है, जो बाद लगा हुआ है सेकंड फॉर्म है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। हेड प्लस थर्ड फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन। टीचर हैड कम बिफोर द स्टूडेंट केम। टीचर आ गई थी स्टूडेंट के आने से पहले। जो काम पहले खत्म हुआ उसको डी पास्ट बोलेंगे, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। जो काम बाद में खत्म हुआ उसको सेकंड फॉर्म में लिखेंगे, पास्ट बोलते हैं उसे। क्लियर? और अगर दोनों काम इकट्ठे खत्म हो जाए तो सेकंड फॉर्म के अंदर होते हैं। जैसे टीचर 9 बजे क्लास में आई और स्टूडेंट भी 9 बजे क्लास में आ गई, तो ये क्या है, सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन है। अगर टीचर 9 बजे क्लास में आई तो स्टूडेंट भी 9 बजे ही क्लास में आ गई, तो दोनों इकट्ठे खत्म हुए काम। तो पास्ट में अगर 2 काम एक साथ खत्म होंगे तो सेकंड फॉर्म कॉम्बिनेशन है। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ, बताओ भी। स्पीड पे बताओ थोड़ा सा, डाउट है कि नहीं है, यस और नो।
बताओ भाई, कोई डाउट है क्या? डॉक्टर की स्पेलिंग गलत है दीपक। तो ये अपन चारों ने कॉम्बिनेशन पढ़ लिए, चार पास्ट के। फ्यूचर कॉम्बिनेशन में हमने कल एक ही बात पढ़ी थी, आपने आज भी वही समझनी है कि फ्यूचर की पेयरिंग हमेशा प्रेजेंट से होती है, बस। कभी भी पेपर में विल शैल लिखा मिले, उसकी पेयरिंग प्रेजेंट टेंस होगी अभी, क्योंकि अगर मैं अब डिटेल में पढ़ाने लगे तो अपना पेपर भी तो है हरियाणा का, तो इसलिए इतनी बात ध्यान रख लो कि फ्यूचर की पेयरिंग प्रेजेंट से होती है। कभी भी पेपर में फ्यूचर लिखा मिले तो पेयरिंग प्रेजेंट से होगी हमेशा। फ्यूचर में अभी अब कुछ नहीं पढ़ना आपने, और ये कुछ नहीं पढ़ना आपने। देखो अगला हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं? जिसमें इफ लिखा मिलता है, अगर ऐसा होता तो ऐसा ऐसा हो जाता, अगर ये हुआ तो मैं ऐसा कर दूंगा। तो ये क्या है? अगर वाले वाक्य क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इसको हम चार तरह से स्टडी करते हैं, जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड कंडीशनल। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ठीक है ना। ज्यादा काम के सेकंड और थर्ड है, जो आपको पेपर में ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो अपन पहले सेकंड एंड थर्ड पढ़ेंगे, आफ्टर दैट विल फोकस, अगर टाइम रहा तो विल फोकस ऑन जीरो एंड फर्स्ट कंडीशनल। तो एग्जांपल देखते हैं। ये आपको ना कुछ स्ट्रक्चर्स ध्यान रखने हैं। देखो सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल में खास बात क्या है? देखो सेंटेंस तो इफ से स्टार्ट करेगा, कई बार बगैर इफ के भी होता है, थर्ड कंडीशनल बिना इफ के भी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर इफ के बाद सेकंड फॉर्म पढ़ी हो तो इसको क्या बोलते हैं? सेकंड कंडीशनल बोलते हैं। अगर इफ के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म पढ़ा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड कंडीशनल बोलते हैं। एग्जाम्पल आपको कल बताऊंगा नीलम, ठीक है ना। कल प्रैक्टिस करेंगे ना तो एग्जाम्पल आ जाएंगे आपके। आज ही आप इतना रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। तो सेकंड कंडीशनल का क्या होता है? इफ के बाद अगर सेकंड फॉर्म, इसको बोलते हैं सेकंड कंडीशनल। इफ के बाद अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो थर्ड कंडीशनल है। अब अगर इफ के बाद सेकंड फॉर्म पढ़ी हो तो यहाँ पे कॉमा है, सोचो कॉमा के बाद वुड, शुड, कुड या माइट लिखा आ जाएगा, ठीक है ना। अगर इसके बाद सेकंड फॉर्म है तो आगे क्या लिखा जाएगा? वुड, शुड, कुड, माइट। कल एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। और अगर इसके बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव लिखा जाएगा। ये आपने फॉर्मूलाज याद रखने हैं। हाँ, इफ वाले सेंटेंस पूनम होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। इफ के बाद अगर सेकंड फॉर्म है तो वुड, शुड, कुड, माइट। इफ हैड प्लस फॉर्म वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव। ये आपने फॉर्मूला याद रखने हैं। अब पेपर में आपको एरर दे देगा, इफ के बाद सेकंड फॉर्म लगा देगा, आगे वुड हैव लगा देगा, ये एरर हो गया। इफ के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगा देगा, आगे वुड लगा देगा, ये एरर हो गया। तो ये फॉर्मूला फिक्स्ड है, ठीक है। रीडिंग किया करो, रीडिंग किया करो। और जिनकी अभी एज देखो छोटी है, 18 साल, 19, 20, 21 साल है, तो उनको तो डिटेल में पढ़नी चाहिए इंग्लिश, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ो, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा। क्यों? एक पेपर तो देना नहीं है आपने, ये तो है नहीं कि हरियाणा का पेपर क्लियर नहीं होगा तो पेपर देने बंद कर दोगे, या और पेपर निकलेंगे नहीं, है ना। तो खूब डिटेल में पढ़ो इंग्लिश। डिटेल में पढ़ने में आपको डिटेल में पढ़ना होता है, ठीक है ना, सब कुछ। अभी तो हम एग्जाम पास है, थोड़ा स्पीड पे चल रहे हैं, ठीक है ना। तो जिनकी एज कम है, यानी कि बिलो 25 मैं बोलूँगा, और या जो 21 साल के, 21 से छोटे हैं, उनको तो बिल्कुल डिटेल में पढ़नी चाहिए, बहुत डिटेल में पढ़ो। हाँ, जिसके 25 प्लस है एज, तो उनको कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है ना, लाइफ सिक्योरिटी चाहिए भाई, पेमेंट आए हर महीने, ऐसा सिस्टम चाहिए, तो एक बार ठीक है अपन कर सकते हैं। वुड के बाद तो मोडाल है, वुड तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। नहीं, वेदर के बाद नहीं होगा दीपक, वेदर के बाद नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसके बाद अगर सेकंड फॉर्म आए तो वुड, शुड, कुड, माइट। इसके बाद अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आए तो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव, ठीक है। अब देखो ये कीवर्ड्स हैं, जो कल हमने पढ़ा था। अब बताओ, देखो हमें पता है कि प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जब काम चल रहा है वो प्रोग्रेसिव है। फिनिश्ड का मतलब होता है जब काम खत्म हो गया। रूटीन का मतलब है काम बार बार होता है, ये तो आपको क्लियर हो गया। हाँ देखो, अगर 25 से ऊपर एज है तो चलो फिर भी थोड़ी स्पीड पकड़ सकते, जो 30 अबव है तो उनको तो बिल्कुल अभी शॉर्टकट्स चाहिए थोड़े से, है ना। लेकिन एक होता है श्योर सिलेक्शन। श्योर का मतलब लिख के ले लो, सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए 8 से 10 महीने पढ़ना पड़ता है डिटेल में, 8 से 10 महीने आपको करना पड़ता है, तो श्योर सिलेक्शन होती है, श्योर।
CGL, बैंक PO, सबके सब जगह स्टूडेंट लगे हुए हैं मेरे, लेकिन इट टेक्स अराउंड 8 to 10 months विद अ गुड ट्यूटर एंड गुड प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो आपकी सिलेक्शन श्योर हो जाती है, यानी कि पेपर कैसा मर्जी आ जाए आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है ना। अब देखो, रूटीन का मतलब होता है किसी काम का बार बार होना, फिनिश्ड का मतलब है काम का खत्म हो जाना, प्रोग्रेसिव का मतलब है किसी काम का रिपीट होना, ठीक है ना। अब देखो, अगर रूटीन है तो अगर पेपर में डेली लिखा मिले, जनरली, फ्रिक्वेंटली, ओकेजनली, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ट्वाइस अ मंथ, सेल्डम, ऑफन, ये सब शब्द ये इंडिकेट करते हैं कि काम रिपीट होता है। ये शब्दों की मदद से आप पता लगा लेते हो कि काम हो रहा है, काम बार बार होता है, काम पहले हुआ था, ये शब्दों को रूट्स बोलते हैं। तो अगर ये रूट्स हैं आपके वाक्य के अंदर, इसका काम रिपीट हो रहा है, बार बार होता है, तो आपने या तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फिफ्थ लगानी है। अगर काम खत्म हो गया यानी कि फिनिश्ड है और लिखा मिले एगो, यस्टरडे, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, इन्वेंशन, डिस्कवरी, या प्लेस टाइम दे रखा हो, कल लिखा था हमने प्लेस टाइम, तो आप सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर काम खत्म हो जाए, अगर काम खत्म हो जाए तो आपने जस्ट, जस्ट नाउ, ऑलरेडी, नेवर, सो फार, लेटली, येट, लेटेस्ट, अगर ये शब्द लिखे मिले तो आपने थर्ड फॉर्म लगानी है, ठीक है ना। तो ये रूट्स आपको याद रहने चाहिए, यहाँ से कई बार पेपर निकलता है। नाउ डेज, राइट नाउ, नाउ, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, प्रेजेंटली, टुडे, दीज डेज, ये बता रहे हैं कि काम चल रहा है अभी, तो प्रोग्रेसिव है। तो पेपर में आपको कोई भी रूट दे सकता है, जैसे एगो दे देगा तो आपको बिल्कुल क्लियर है, सेकंड फॉर्म लगेगी। डेली दे देगा यानी कि रूटीन है, फ्रीक्वेंटली दे देगा यानी कि रूटीन है, लेटेस्ट, येट दे देगा यानी कि थर्ड फॉर्म लगानी है, राइट नाउ, नाउ, दीज डेज, टुडे दे देगा यानी कि काम चल रहा है, तो आईएनजी लगाओगे। तो ये रूट्स की मदद से भी आप जज कर सकते हो कि आपने कौन सी फॉर्म फिट करनी है। यहां तो कोई डाउट है तो बताओ। हाँ देखो, अगर आप इफ यू आर अबव 30 वर्क वेरी हार्ड, ठीक है ना, इफ यू आर अबव 30 वर्क वेरी हार्ड, क्योंकि आपके पास मेरे ख्याल से स्टेट का ऑप्शन ही रह गया होगा कहीं ना कहीं मोस्टली स्टूडेंट्स के पास, ठीक है। तो इफ यू आर अबव 30 वर्क वेरी 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 हार्ड, और अगर आप 25 से कम है तो डिटेल में पढ़ो, मैं ये सजेस्ट करूंगा, चाहे 1 साल लग जाए सिलेक्शन को, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर आप अच्छी पोस्ट पे तो जाओगे ना। अगर आप डिटेल में पढ़ोगे तो नो डाउट आप ग्रुप बी तक जाओगे, अच्छे पैसा अच्छा मिलेगा आपको, तनख्वाह अच्छी मिलेगी, है ना, ये भी तो बात है, पर्क्स होंगे वहाँ के, इंसेंटिव्स होंगे, TADA, सब कुछ अच्छा होता है, ये बात है ना। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब देखो कुछ पॉइंट्स ध्यान रख लेते हैं। देखो, अगर पेपर में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखा मिला और आपको ब्लैंक मिल जाए, हैड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखे हैं, आगे ब्लैंक पड़ा हुआ है या पहले ब्लैंक पड़ा हुआ है बाद में हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, तो पूरी इंग्लिश में आपका आंसर सेकंड फॉर्म होगा, कॉम्बिनेशन बन गया ये, ठीक है ना, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अगर फ्यूचर का सेंटेंस आए तो फ्यूचर की पेयरिंग किससे होती है, हमेशा प्रेजेंट टेंस से होती है, हमने कल पढ़ लिया था। अगर हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा तो पेयरिंग सेकंड फॉर्म से होगी, फ्यूचर होगा तो पेयरिंग प्रेजेंट से होगी। अगर इफ के बाद सेकंड फॉर्म लिखी मिले तो आपका आगे आंसर वुड, शुड, कुड या माइट में से होगा, कंडीशनल सेंटेंस आ गया। अगर इफ के बाद हैड प्लस थर्ड फॉर्म है तो वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव, माइट हैव लिखा जाएगा, इन्हीं में से एक आंसर होगा। ये आगे और भी बातें हैं डिटेल, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम काफी हो गया होगा। हाँ, मैंने तो बहुत जॉब्स किए हैं यार, मेरा बैंक एसओ क्रैक था 2010 के अंदर, बैंक क्लर्क क्लियर था, इंटरव्यू क्रैक नहीं हुआ, उस टाइम पे इंटरव्यूज भी होते थे, अब तो इंटरव्यू डिजोल्व हो गया ना। वैसे बढ़िया होगा नहीं हुआ, क्योंकि मैं सही में तो टीचिंग के लिए बनाऊँ लगता है मुझे, तो बढ़िया हो गया सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं तो यही मानता हूँ। और प्राइवेट में मैंने बहुत काम किया है, LPU में मैंने काम किया है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर, टोटल टीवी का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पे काम किया है मैंने, बेंगलोर काम किया है बर्केडिया नाम की कंपनी के अंदर, तो कई सारा काम किया है। एग्जाम्पल सुदेश कल बता पाऊंगा मैं। यहाँ तक कोई डाउट है तो बता दो, एग्जाम्पल्स तो टाइम नहीं है इतना, कल अपन एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ।